ट्रेवल भैया चैनल में आप लोग का स्वागत है। माँ बेटी की इमोशनल प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। यह कहानी बहुत ही इमोशनल और दिल छू लेने वाली कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। जब मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि अब आप इस घर से चले जाइए, तो मैंने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया, ठीक है। उसे क्या पता था, जो वह सोच भी नहीं सकती थी, कि मैंने पहले ही एक ऐसा फोन कॉल कर लिया था जो सब कुछ बदलने वाला था। मेरा नाम कविता है। मेरी उम्र 50 साल है। मैं दिल्ली की एक सेवानिवृत्ति अध्यापिका हूँ। 10 साल पहले मेरे पति राजन का देहांत हो गया। मैं वह माँ हूँ जो यह मानती रही कि कुर्बानी ही मातृत्व की भाषा है। मैं समझती थी कि सहयोग कहाँ खत्म होता है और लाड़ प्यार कहाँ शुरू होता है। बहुत सी बातें गलत समझी, लेकिन एक बात पर सही थी। कभी कभी जिसके लिए आप सबसे ज्यादा खून पसीना बहाते हैं, वही उसे अपना हक मान बैठते हैं। यह सब एक समय से शुरू हुआ। अप्रैल माह का महीना था। सुबह के 10 बजे मैं चाय खत्म कर अखबार का संपादकीय पढ़ रही थी, तभी मोबाइल चमका। नाम उभरा, पिंकी, मेरी सहेली संतान। उसके नाम पर आज भी दिल धड़कना छोड़ देता है। माँ, आप आ सकती हैं, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ जरा ज्यादा ही सहज थी। सब ठीक तो है ना? मैंने पूछा। हाँ, सब ठीक है। उसने बहुत जल्दी कहा, बस आप आ जाइए, हम घर पर है। सुधीर लोग सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है। मैं निकल पड़ी। हालांकि घुटनों में सीढ़ियों की शिकायत थी। गाड़ी चलाते चलाते खुद को कहानियां सुनाती रही। शायद रोहन, उसका पति, को अस्थायी नौकरी का ऑफर मिल गया हो। शायद अब वे EMI अपने नाम से भरने को तैयार हो। शायद वे बिजली पानी या माली का बिल अपने जिम्मे में लेने वाले हो। 5 बेडरूम वाला फ्लोर बाहर से चमका रहा था। क्रीम रंग की पेंटिंग पिंकी की सफेद पैसे मैंने दिए। सजी हुई हज मालिका RSM 1000 हनीना। नए मॉडल किचन चिमनी से लेकर फ्रिज तक मैंने खरीदा। जब छठ टप के ठेकेदार को मैंने पैसे दिए। जब अरुण ने 8वें जन्मदिन पर साइकिल मांगी। हेलमेट और घुटना कवच मैंने खरीदा। जब अन्नू प्ले स्कूल गई, उसकी फीस मैंने भरी। मैंने घंटी बजाई। पिंकी हमेशा कहती है कि चाबी इस्तेमाल करूं, पर डिट पर मेरा नाम होने के बावजूद मैं उसकी सीमा का सम्मान करती हूँ। दरवाजा रोहन ने खोला। आमतौर पर वह गर्मजोशी से मिलता था, आज नजरें नहीं मिला पा रहा था। आइए माँ, उसने कहा। पिंकी अंदर है। पिंकी लिविंग रूम के सोफे पर बैठी थी, वही महंगा सोफे जो मैंने खरीद कर दिया था। उसके हाथ कसकर आपस में जकड़े हुए थे। बच्चे कहाँ हैं? मैंने पूछा। ऊपर खेल रहे हैं, उसने कहा। मैंने खिड़की के पास वाली कुर्सी पर जगह ली। पिंकी ने गहरी सांस ली। माँ, हमें घर के बारे में बात करनी है। एक शब्द हमेशा हमारे बीच मंडरा रहता था। घर। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैंने सोचा कि अब धीरे धीरे EMI आप लोग संभाल सकते हो। शायद इस महीने बिजली और इंटरनेट का बिल आप भर दो, फिर अगले महीने माली वो हम नहीं चाहते, उसने बीच में कहा। उसका हम मेरे दिल पर पत्थर सा गिरा। रोहन आकर उसके पास बैठ गया। हमें लगता है कि मौजूदा इंतजाम किसी के लिए अच्छा नहीं है, पिंकी बोली। अजीब लगता है, जब हमारी माँ ही घर के मालिक हो। हमें ऐसा लगता है जैसे हम किराएदार है। यह स्वास्थ्य नहीं है। मैं चुप रही। तो हमने तय किया, उसने कहा। आपको प्रॉपर्टी हमारे नाम ट्रांसफर कर देनी चाहिए, पूरी तरह। गिफ्ट डीड। आपको एक EMI भरने की जरूरत नहीं। बस घर हमारे हवाले कर दीजिए और पीछे हट जाइए। कमरे की हवा भारी हो गई। माफ करना, मैंने धीरे से कहा। तुम चाहती हो कि मैं 2 करोड़ का घर? माँ, पैसे, इतने पैसे की नजर से मत देखो, उसने काटते हुए कहा। यह हमारी इज्जत का मामला है माँ। हम अपना घर चाहते हैं, उधार का नहीं। आप वैसे भी EMI भर रही हो, तो बस रुक जाइए। आपके लिए कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, मैंने कहा। मैं अपनी एकमात्र संपत्ति खो दूंगी। मैंने PM तोड़ दिया, अपने मकान पर लोन लिया, मामी के कहने बेचे। यह घर ही मेरा सुरक्षा है। आपके पास पेंशन है, आपका मकान है, आपको इसकी जरूरत नहीं है, पिंकी बोली। रोहन धीरे से बोला। गिफ्ट डीड से सब आसान हो जाएगा। टैक्स, स्कूल फॉर्म, और हम आपके लिए थोड़ा बहुत हर महीने अलग भी रख सकते हैं। माँ, नॉट हॉर्लेट्स। वही शब्द मेरे कानों में चुभ गए। पिंकी, मैंने कहा, जब तुम और रोहन लोन नहीं ले पाए, तब कौन आगे आया? मैंने सब धन्यवाद नहीं मांगा, लेकिन इज्जत की उम्मीद थी। जो तुम मांग रही हो वह इज्जत नहीं है, यह चोरी है। उसका चेहरा कठोर हो गया। ड्रामे मत कीजिए। मैं हंसी, कड़वी हंसी। ड्रामा? मैंने 2 साल से करीब RMS लाख चुका दिए हूँ। RMS 35 लाख डाउन पेमेंट, छत की मरम्मत, फर्नीचर, पेंटिंग। क्या तुम जानती हो कितनी बार मैंने सस्ती सब्जी खरीदी ताकि तुम्हारे मालिक की तनख्वाह निकाल सके? मैं प्यार के रुपयों से नहीं माप रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि इसकी कीमत क्या थी। वो आपकी चॉइस थी, उसने कहा। किसी ने जबरदस्ती नहीं की।
मैंने महसूस किया कि कहीं न कहीं मैंने उसे यही सिखा दिया था कि मेरा प्यार एक नल है जिसे वह मन चाहे खोल सकती है। तो ठीक ठाक बताओ, तुम चाहती क्या हो? मैंने पूछा। रूहा ने फाइल टेबल से उठाई और मेरी ओर सरका दी। मोटा कागज, वकील की मुहर। वो हम वकील से मिले। पिंकी बोली, गिफ्ट डीड है, सीधा साधा है, कल ही रजिस्ट्री हो सकती है। मैंने कागज देखा। ऊपर मोटे अक्षरों में मेरा नाम कविता देवी, नीचे धाराएं और शर्तें, सबका एक ही मतलब दे दो। मैंने फाइल वापस रख दी। मैं आज यह नहीं साइन करूंगी। पिंकी का चेहरा लाल हो गया। क्यों, आप सब बिगाड़ रही हो? हम तो बस स्वस्थ दूरी चाहते हैं। तुम मेरी दूरी मिटाने की बात कर रही हो? मैंने कहा, माँ, आप हमेशा कहती है कि परिवार विश्वास होता है, हम पर भरोसा कीजिए, छोड़ दीजिए। मैंने भरोसा किया था। मैंने कहा, तभी तो तुम इस घर में हो। चुप्पी छा गई। ऊपर से बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी, अरुण की हंसी, अनन्या कुछ चिल्ला रही थी। उधर मासूमियत ने मेरे दिल को छेद दिया। मैं उठ खड़ी हुई। मैंने तुम्हारी बात सुन ली, तुमने मेरी नहीं सुनी, लेकिन ठीक है, मैं चाहती हूँ। पिंकी, चौकी तो आप साइन कर दोगी? मैंने कहा, सोचूंगी। मैंने जवाब दिया, कल वकील को टाइम दिया है, देर मत कीजिए। उसने ठंडेपन से कहा, देर नहीं होगी। मैंने मुस्कुराकर कहा। बाहर शाम उतर रही थी। ड्राइवर करते हुए मैंने खुद से कहा, अब खेल उनके हिसाब से नहीं चलेगा। रात को घर पहुंची, कुर्ता बदला, डायरी खोली, लिखा ईएमआई रोकनी, नीतू को कॉल करना है, याद रखना है कि कौन है। फोन फिर चमका, पिंकी का संदेश, जिद मत कीजिए माँ, अगर सच में हमें प्यार करती है तो साबित कीजिए। मैंने जवाब नहीं दिया। लाइट बंद कर दी, बिस्तर पर लेटी और अंधेरे में धीरे से कहा, ठीक है। उसे लगता था यह समर्पण है, उसे क्या पता यह मेरे प्रतिरोध की शुरुआत है। सुबह हवा ज्यादा साफ लग रही थी, लेकिन मेरे भीतर सब कुछ धुंधला था। मैंने अलार्म से पहले आंखें खोल दी। केतली चढ़ाई, चाय उबली और मैं खिड़की के पास खड़ी होकर अपने ही शहर को धीरे धीरे जागते देखती रही, जैसे कोई ऐसा फैसला लेने जा रही हूँ जो मेरे पुराने नाम, पुरानी आदतों और पुराने डर और तीनों से मेरा नाता तोड़ा गया हो। 7 बजे नीलू पहुंची, वही नीतू जिसने 15 साल पहले मेरा छोटा सा फ्लैट दिलाया था और जिसकी एक आदत मुझे हमेशा सुकून देती है, वह सुनती जरूर है पर तरस नहीं खाती। उसने मेरे सामने डायरी खोली, काली फाउंटेन पेन से तारीख लिखी और बोली, कविता जी, सबसे पहले कानूनी रूप से यह घर आपका है, किराएदार का कोई लिखित करार नहीं, बस पारिवारिक निवास है। आप बेचना चाहे तो बेच सकती है, नोटिस नियम के हिसाब से देना होगा। मैंने सिर हिलाया। कीमत पिछले महीने वाली सेल्स के हिसाब से 1 से 2 के बीच। कंडीशन अच्छी है, लोकेशन बढ़िया है, अगर आपने 2 हफ्ते भी दिए तो ऑफर लाइन में लगेंगे। उसने मेरी आंखों में देखा, पर आपका दिल तैयार है। दिल को ही तैयार होना होगा, मैंने हौल से कहा, वरना यह दिल ही मुझे वर्षों तक खींचता रहेगा। नीलू ने कुछ और नोटिस दिए। कब तक की टाइमलाइन ठीक होगी? तस्वीरें कब लेनी है? किन दस्तावेजों की प्रतियां चाहिए? वह उठी तो जैसे कमरे से धुंध थोड़ी उतर गई हो। दरवाजे पर उसने धीमे से कहा, एक बात, इमोशन अलग पेज पर देख रखिएगा, जो सही है वही कीजिएगा। उसके जाने के 20 मिनट बाद पिंकी का मैसेज आया, माँ, 12 बजे रजिस्ट्री पहुँचना, वकील वकालत बुक कर चुके हैं, डोंट क्रिएट ड्रामा। ड्रामा शब्द में वही पुरानी ठंडक थी। मैंने जवाब नहीं दिया, पर दिल का एक हिस्सा पुरानी आदत से बोला, पहले जाकर समझता हूँ, शायद सुलह हो जाए। फिर दूसरे हिस्से ने कहा, सुलह तब होती है जब सामने वाला सुनना चाहे। मैंने आखिरी बार घड़ी देखी और तय किया, मैं जाऊंगी, लेकिन मनाने नहीं, समझने के आखिरी प्रयास के लिए। और उसके बाद जो होगा वह नीलू की डायरी वाले पन्नों के मुताबिक होगा। 11 पर मैं सुधीर लोग के गेट पर थी। गार्ड ने हमेशा की तरह सलाम किया। मैंने दरवाजा बजाया। रोहन ने खोला। चेहरा थका हुआ था, आंखें के नीचे हल्के, आइए माँ। उसने औपचारिक मुस्कान दी। लिविंग रूम में पिंकी खामोश बैठी थी। सामने टेबल पर वही मोटी फाइल, ऊपर बच्चों के ड्रोन की लाइट। अरुण किसी कार्टून का डायलॉग चिल्ला रहा था। अनन्या खिलखिला रही थी। मैं उस हंसी से ताकत लेती हूँ, यह जानकर कि बच्चों की दुनिया की गंदगी अब भी नहीं मालूम। मैं एक बार फिर कहूँगी, मैंने शांत स्वर में कहा, गिफ्ट डीड मैं आज साइन नहीं करूँगी और ना ही कल। पिंकी ने धीरे से मुस्कुराया, वह मुस्कान जो कामनी दिखती है, पर त्वचा ही त्वचा होती है, भीतर कुछ नहीं। तो फिर आई ही क्यों नहीं? यह बताने की बात पैसों की नहीं, मर्यादा की है। मैंने कहा, तुम लोग घर संभालना चाहते हो तो ईएमआई अपने नाम से ले लो, धीरे धीरे बिल उठाओ, लेकिन मुझसे मत कहो कि मैं अपनी आखिरी सुरक्षा भी छोड़ दूं। उसने चुटकी बजाई। माँ प्लीज, आप हमेशा सेक्रीफाइस का हिसाब रखने लगती है। हम अपने बच्चों के लिए स्थिरता चाहते हैं और आप अपने अपने कंट्रोल के लिए। वह झुकी, बोली, अगर आप कल कुछ हो गया, आपको बैंक सीधे दरवाजे पर आ जाएगा। क्या आप चाहती हैं कि आपके नाती नातनी सड़क पर हो? मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली। मैंने वसीयत बनाई है
और कंट्रोल सब तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता पिंकी, क्योंकि पिछले 2 सालों में कंट्रोल मैंने नहीं तुम्हारे खर्चों ने रखा है। रोहन ने हाथ में हाथ मिलाए जैसे दो ध्रुवों के बीच धागा टूट रहा हो। माँ, हम ईमानदारी से कह रहे हैं, गिफ्ट डीड से सब साफ हो जाएगा, बाद में मैं रिफाइनेंस करा लूंगा। बाद में मैंने दोहराया वह शब्द जो कभी नहीं आता। कमरे में पंखा बज रहा था, दीवार घड़ी टिक टिक कर रही थी। किसी और घर से में यह वही घड़ी होती जो परिवारों के साथ रहती है, यहाँ उसकी हर टिक हमें अलग कर दे रही है। मैंने धीमे से कहा, 2 साल में RMS 50 लाख EMI, RS 20 लाख डाउन पेमेंट, छत पेमेंट, फर्नीचर व माल कुल मिलाकर करीब RMS ND 90 लाख में मैं यह कर्ज तुम्हें नहीं सुना रही, बस याद दिला रही हूँ। तुम जो दिखावा कहती हो वह मेरी हड्डियों का मजदूर है। पिंकी के चेहरे पर वही पुराना तिस्कार लौट आया। यह आपकी पसंद थी माँ, किसी ने मजदूरी नहीं किया। और उसी क्षण मुझे लगा कि मैं उससे बहस नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पुराने स्वरूप से बहस कर रही हूँ, जो हर कठिनाइयों पर कहता था कि ठीक है मैं कर लूँगी। मैंने हैंडबैग उठाया। अच्छा, एक अंतिम बात, मैं आज बैंक को ऑटो डेबिट रोकने की बोलूँगी। रोहन उछल गया। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। क्यों नहीं, मैंने पूछा। तुम लोग बड़े हो, डिग्निटी चाहिए तो जिम्मेदारी भी चाहिए। पिंकी खड़ी हो गई, उसकी देह भाषा बदल गई, एक तीखी रेखा, जैसे कोई दरवाजा अंदर से बंद होता है। बस, उसने कहा, बहुत हो गया गिल्ट ट्रिप। आप साइन करेंगी और अभी करेंगी, वकील इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं साइन करूंगी। मैंने धोर ट्रुक देखा, उसके फाइल उठाकर मेरे सामने उछाल दी। कागज फर्श पर फिसलते गए। हम आपके भीख पर नहीं जी रहे हैं, उसने दांत भी कर कहा। उसने जो किया अपने लिए किया, अब हमारा एक काम कर दीजिए। और मैंने धीमे से पूछा। उसने दोनों हाथों से मुझे धक्का दिया। सब कुछ एक साथ हुआ। मेरी एड़ी का संतुलन बिगड़ा, पीछे टेबल की तीखी धार लगी, कांच का शो फीस खनक कर गिरा। फिर दूसरा धक्का, ज्यादा जोर से। इस बार मैं सीधे फर्श पर, सिर ने लकड़ी पर एक बेमेल आवाज की। थक और दुनिया 2 पल के लिए सफेद रोशनी में बदल गई। माँ रोहन की चीख कमरे को बांध गई। वह झुक कर मुझे उठाने लगा, उसके हाथ कांप रहे थे। आप ठीक है? सॉरी सॉरी। मैंने हथेली से सिर धुआ, उंगलियों को खोली। खोपड़ी के पीछे गर्मी का छोटा सा ज्वालामुखी, मुंह में लोहे का स्वाद। मैंने रोहन का कंधा पकड़ा, खुद को बैठाया। टीवी कैबिनेट के कांच में मेरी परछाई, बालों में रक्त की पतली लकीर। मेरी सांसें ऊपर ही हो गई, जैसे फेफड़ों ने अचानक जगह कम कर दी हो। ऊपर से अरुण की आवाज आई, पापा। और फिर चुप्पी। सेकेंड भर में बच्चों का वह स्वाभाविक फैसला कि बड़े बड़े लोग कभी कभी भूकंप की तरह बात करते हैं, उन्हें नीचे नहीं आना चाहिए। पिंकी मेरे ऊपर खड़ी थी, आंखें तेज लाल। उठिए, उसने कहा, और जाइए, अभी हमें यह तमाशा नहीं चाहिए। रोहन उसकी ओर पलट कर भड़क गया। पिंकी, क्या कर रही हो? माफी मांगो, चुप रहो। उसने उसे भी काट दिया। हमें अपनी जिंदगी चाहिए, यह पुराने जनरेशन की गिल्ट नहीं। माँ, आप इसे चोरी कहती है? बढ़िया, तो मैं कहती हूँ आपका हर भुगतान कंट्रोल था, अब कृपा की जरूरत नहीं। आइए। मैं धीरे धीरे उठी, घुटनों में गुस्सा और अपमान दोनों साथ साथ धड़क रहे थे। रोहन ने मेरा हाथ थामा। मैं गाड़ी निकालता हूँ। नहीं, मैंने कहा, मैं जा रही हूँ। मेरे कदम भारी थे पर थमे नहीं। दरवाजे तक पहुंचे तो पिंकी की आवाज पीछे से तनी हुई, आई, और हाँ, अब से बिना बताए मत आना, यह हमारा घर है। मैंने मुड़कर उसे देखा, चेहरे पर नक्शा वही जो छोटी सी उम्र में डर लगने पर मेरे दुपट्टे में मुंह छुपा लेती थी, अब वही मुंह मुझे पराया कर रहा था। मैं मुस्कुराई, वैसे मुस्कान जो कोई जीतने वाला पहचानता था, हारने वाला नहीं। ठीक है, मैंने बहुत बारीक स्वर में कहा, मैं नहीं जाऊंगी। बाहर धूप तिरछी थी। गेट की ओर चलते समय मैंने अपनी चाल धीमी रखी, एक भी कदम लड़खड़ाया नहीं। गार्ड ने चौंक कर देखा, शायद मेरे बालों में लाल लकीर दिख रही थी। मैंने नजरें नहीं मिलाई, कार तक पहुंची। ड्राइवर सीट पर बैठे शीशे ने अपने को देखा। यह चेहरा दर्द से नहीं, निर्णय से बदल रहा है। घर लौटते वक्त हर ट्रैफिक सिग्नल ने मुझे 10-20 मिली सेकेंड दिए, और हर 20 सेकेंड में भीतर एक का पुराना धागा टूटता गया। वह धागा जो मुझे माँ होने का कर्तव्य कहकर अपने ही खिलाफ खड़ा कर देता था। फ्लैट में दाखिल हुए तो सबसे पहले बाथरूम में गई, पानी से बालों को लकीर धोई, डिटोल किया। जलन हुई तो आंखें अपने आप भीग गई। आईने में गाल पर नीला बैगनी उभर आया था। मैंने हथेली तौलिए पर पहुंचकर टेबल तक चली, कुर्सी खींचकर बैठी और इतना गहरा सांस लिया कि पसलियों ने आवाज की। बाहर किसी आंगन में प्रेशर कुकर फिर सीटी दे रहा था। शहर अपनी दिनचर्या में था, मेरा घर पहली बार अपनी तरफ हो रहा था। मेरी डायरी टेबल पर खुली पड़ी थी। कल की लिखावट ताज़ा, EMI रोकनी है,
नीलू को कॉल करना है, याद रखना है कि मैं कौन हूँ। मैंने पेन उठाया, नीचे नई पंक्ति खींची और लिखा, आज अभी फोन उठाया। स्क्रीन पर अनगिनत नोटिफिकेशन झिलमिलाए, पिंकी के संदेश, रोहन की मिस कॉल। मैंने सब पर उंगली नहीं फेरी, कॉन्टेक्ट्स खोले। बैंक कॉल बटन दबाने से पहले मैंने आखिरी बार खिड़की से बाहर देखा। पैर बिल्कुल स्थिर था, जैसे हवा भी सुन रही थी। मेरे भीतर का कांपना रूह कांप गया था। मैं डायल नंबर किया, नंबर जुड़ी। कहीं दूर से एक विनम्र अभ्यास की हुई आवाज आई, नमस्ते, आप बैंक हेल्पलाइन से बात कर रही है। मैंने आंखें बंद की और शब्द साफ बोले, मुझे अपने खाते से ऑटो डेबिट तुरंत बंद करवाना है। और उसी क्षण मुझे पता था, अब यह कहानी मेरी लिखी हुई है। आगे जो होगा वह मेरी शर्तों पर होगा। पिंकी ने कहा था, आ जाइए। मैंने कहा था, ठीक है, पर उसका मतलब आज से अलग है। आज ठीक है का मतलब है अब बस बहुत हुआ। उस सुबह जब मैंने बैंक ऑटो डेबिट बंद करवाया तो नींद खुद ब खुद खुल गई। बरसे से मेरी सुबह का एक ही क्रम रहा था, चाय, अखबार और दिमाग में घरी हुई ईएमआई की तिथियां, जैसे यह कोई धार्मिक अनुष्ठान हो। लेकिन आज वह क्रम टूटा था। कोई बैंक मेरे खाते से चुपचाप हिस्सा नहीं काटेगा। कोई मशीन मेरी कुर्बानी की डेबिट की लाइन में दर्ज नहीं करेगी। रसोई अलग महसूस हो रही थी, जैसे दीवारें भी जाग गई थी कि मैंने क्या किया है। चाय का प्याला हाथ में भारी लगा, मगर हाथ कांपते नहीं। यह शांति नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ नुकीला, जैसे म्यान से तलवार खींच ली हो। मैंने पुरानी कॉपी निकाली और गिनती शुरू की। किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। ईएमआई आरएमएस 60 लाख 3 सालों में, डाउन पेमेंट रजिस्ट्रेशन आरएमएस 90 लाख, छत की मरम्मत आरएमएस 6 लाख, किचन उपकरण और आरएमएस 4 लाख, फर्नीचर और बागवानी आरएस 6 लाख, स्कूल मेडिकल बिल और इमरजेंसी करीब 8-11 लाख। कुल जोड़ 1 करोड़। कागज पर टीप दबाते दबाते पन्ना फट गया। वह सिर्फ पैसा नहीं था, वह 30 साल की मेहनत थी। चौक से भरी क्लासरूम, देर रात तक कापियां जांचना, अपनी इच्छाओं से को निकल जाना ताकि बेटी कभी भूखे ना देखे। वह मेरे पति राजन की पीएफ थी, मेरी माँ के गहने थे, मेरी बुढ़ापे की जमा पूंजी थी। और वह सब बह गया उस घर में जहाँ मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। मैंने कॉफी बंद की, फिर सिर में हल्का दर्द था, लेकिन यह कल की चोट का नहीं, यह सच्चाई के बोझ का था। सुबह 8 बजे मोबाइल फिर बजा। पिंकी का नाम मैंने नहीं उठाया। फिर व्हाट्सएप, माँ आप सचमुच ईएमआई रोकने की जिद कर रही है, आप हमें बर्बाद कर देगी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। दूसरा मैसेज, अगर आपको अरुण और अनन्या की फिक्र है तो आप ऐसा कभी ना करते। मेरा गुस्सा फोन की दीवार पर फेंक देना चाहता था, फिर भी मैंने टाइप किया, अगर तुम्हें अरुण और अनन्या की फिक्र होती तो तुम अपनी माँ को फर्श पर ना गिराते। लेकिन सेंड करने से पहले ही डिलीट कर दिया, क्योंकि पिंकी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, वह बस मोड़ने के लिए तैयार थी। दोपहर तक रोहन आ गया, आंखों के नीचे थकान, हाथों में मिठाई का डिब्बा, जैसे मिठास से कल की चोट मिट जाएगी। माँ, उसने धीमे स्वर में कहा, कल जो हुआ प्लीज दिल पर मत लीजिए। पिंकी निराश थी, उसने जानबूझकर नहीं, उसने मुझे धक्का दिया। रोहन, मेरी आवाज बर्फ की तरह सपाट थी। वह नाराजगी नहीं होती, वह हिंसा होती है। उसका चेहरा झुक गया। मुझे पता है मैंने कहा भी गलत किया, लेकिन माँ, बच्चों की सजा मत बनाइए, ईएमआई मत रोकिए, हम सब और अच्छे से संभाल लेंगे, वादा करता हूँ। वादा मैंने दोहराया, जैसे वह वादा की नौकरी लगते हैं। भुगतान तुम लोग संभालोगे, जैसे वह वादा की माली और स्कूल फीस बस अस्थायी होगी। कितने वादे और चाहिए? इससे पहले कि मेरी कमर टूट जाए, उसके पास जवाब नहीं था। मिठाई का डिब्बा वहीं रखकर वह बिना चाय पिए चला गया। शाम होते होते मैंने नेहा को फोन किया। घर लिस्ट कर दो, मैंने कहा, कागजात शुरू कर दो। क्या आप आने वाले तूफान के लिए तैयार है? उसने पूछा। तूफान में तो कल ही खड़ी थी, मैंने कहा, अब बस उससे बाहर निकल रही हूँ। लेकिन अगली सुबह तूफान खुद मेरे दरवाजे पर आ पहुंचा। सुबह 7 बजे दस्तक हुई। मैंने खोला। ना पिंकी ना रोहन, बल्कि एक नौजवान सिले सिलाई सूट में, हाथ में फिक्र बिक्री केस। मिसेस शर्मा, उसने मुस्कुराकर कहा, मैं सूरज आपके दामाद और बेटी का वकील हूँ। एक आवश्यक दस्तावेज है परिवार की वित्तीय अवस्था को लेकर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आने का मन नहीं था, पर जिज्ञासा भारी पड़ी। वह मेरी डाइनिंग टेबल पर कागज फैलाने लगा, वही टेबल जिस पर पिंकी कभी होमवर्क करते थे और मैं दाल चढ़ाकर कॉपियाँ जांचा करते थे। वह उसने बहुत सहजता से कहा, एक एडेंस है, बस इतिहास के तौर पर, ताकि परिवार की स्थिरता बनी रहे। मैंने शीर्षक पढ़ा, पारिवारिक संपत्ति का खुलासा और पूर्व उत्तराधिकारी ढांचा। साधारण भाषा में वे चाहते थे कि मैं अपनी हर छुपी हुई जमा पूंजी घोषित कर दूं। राजन की मृत्यु, सेटलमेंट, सेविंग अकाउंट, सब कुछ। सूरज ने सिग्नेचर लाइन पर उंगली रखी। आपकी बेटी ने साइन कर दिया है, बस
आपकी औपचारिकता रह गई है। कागज पर पिंकी की जबरदस्ती वाली लिखावट थी, उसने पढ़ा तक नहीं था। मेरा गला सूख गया। मैं झुककर टेबल पर दोनों हथेलियों टिकाई, धीरे से कहा, उसने क्लाइंट्स को बताइए मैं बिना अपने वकील के कुछ साइन नहीं करती, इंतजार करना होगा। वह चौंका। पर कब तक आपको मिलेगा? मैंने काट कर कहा। जब मैं दूंगी। उसका चेहरा थोड़ा उतर गया, कागज समेटे और चला गया। दरवाजा बंद होते ही मैंने लंबी सांस छोड़ी। अब यह सिर्फ लालच नहीं था, अब यह बेचैनी थी। पिंकी ने शायद सूरज की सेटलमेंट का इशारा किया होगा और रोहन कुत्ते की तरह सूंघते ही सीधे उस पर टूट पड़ा। मैंने तुरंत नेहा को फोन लगाया। एक नकली दस्तावेज बनाओ। मैंने कहा, नकली? हाँ, कुछ ऐसा लगे कि असली है। दिखाओ कि बस 20 लाख बचे हैं एक छोटे खाते में। इतना कि उन्हें लगे कुछ है, पर इतना कम कि वे खुद अपनी नीयत दिखाए। मैं चाहती हूँ कि बेलालच में हाथ बढ़ाए और रंगे हाथ पकड़े जाए। नीलू चुप रही, फिर बोली, कविता जी आप बहुत कठोर हो गई है। मजबूरी है। मैंने कहा, सूरज के पढ़ने के बाद उसके भाई ने भी तो इंश्योरेंस हड़पने की कोशिश की थी। ऐसे आदमी मुझे नहीं चाहिए। बस यही उम्मीद थी कि मेरी बेटी उसके साथ नहीं खड़ी होगी। उस रात मैंने नकली कागज अपनी टेबल पर छोड़ दिए। पर्दे खुले, लाइटें जलती रही। अगर पिंकी या रोहन मेरी जिंदगी में कहीं भी झांक रहे थे तो उन्हें वही दिखा था जो मैं चाहती थी। 3 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन सुबह बैंक से कॉल आया। मिसेस शर्मा, अधिकारी ने कहा आपके एक पुराने खाते में लॉगिन की कोशिश हुई है। बैलेंस छोटा है लेकिन संदिग्ध लगा। यूजर ने नाम दर्ज किया, कविता देवी। आपका मायका वाला सरनेम। इसके बारे में 2 ही लोग जानते हो सकते हैं, आपके पति और आपकी बेटी। मेरी उंगलियां ठंडी हो गई। किस डिवाइस से? आपकी बेटी पिंकी के नाम दर्ज टैबलेट से। लोकेशन सुशांत लोग। मैंने आंखें बंद ली तो सच यह था, रोहन खुदाई कर रहा था और पिंकी ने तो या तो चुपचाप मदद की या आंखें मूंदकर चाबी थमा दी। कॉल खत्म करके मैं कुर्सी पर बैठ गई। कमरा जैसे सख्त चुप्पी से भर गया। नकली चारा उन्होंने निकल लिया था और अब उनका असली चेहरा सामने था। लेकिन उसी खामोशी में एक और सच मेरे भीतर उतर गया। यह पैसों की लड़ाई से आगे बढ़ चुकी थी। यह अब नियंत्रण की लड़ाई थी। एक आदमी जो मुझे खोखला करना चाहता था और एक बेटी जो मोहब्बत में अंधेपन में उसे देख नहीं पा रही थी। मैंने फिर नीलू को फोन लगाया। इस बार मेरी आवाज़ अडिग थी। बेजाल में फंस गए। मैंने कहा, अब अगला कदम शुरू करते हैं। और बरसों बाद मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि जब पिंकी और रोहन अगली बार मेरे सामने आएंगे तो मैं बस बेबस माँ नहीं रहूंगी जो वे समझते हैं। मैं खुद तूफान बनकर खड़ी रहूंगी। सुबह की धूप मेरी रसोई की टूटी फूटी टाइल्स पर पड़ रही थी, वही टाइल्स जिन्हें मैंने सालों तक अनदेखा किया, क्योंकि मेरी सारी कमाई पिंकी के घर पर लगती रही। आज मगर उन दरारों को देखकर कोई अवरोध बोध नहीं हुआ। यह मेरा घर था, मेरी दीवारें, मेरा छत। भले ही जर्जर हो पर मेरे अपने थे और अब मैं अपने लिए खड़ी होने के लिए तैयार थी। सुबह 8 बजे नीलू कपूर आई। उसके हाथ में फोल्डर था और चेहरे पर वही तेज आत्मविश्वास जो हमेशा मुझे प्रभावित करता था। उसने मेरे टेबल पर कागज रखे। कुछ दिन पहले वकील आदित्य ने भी यही किया था, पर यह फर्क साफ था। उसके कागज मुझे खाली करने के लिए थे और नेहा के कागज मुझे हथियार देने के लिए। कविता जिसने कहा, मार्केट बहुत मजबूत है। सुशांत लोक में घर के 2 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं। आपका घर तुरंत बिक सकता है। अगर अभी शुरू करें तो खरीदार लाइन में लग जाएंगे। मैंने सिर हिलाया। यह काम चुपचाप करना। पिंकी और रोहन को तब तक पता ना चले जब तक देर ना हो जाए। नीलू ने पेन से लिस्टिंग फॉर्म पर तारीख भरी। कल से फोटो ले लेते हैं, नोटिस भी कानूनी तरीके से होंगे। बस आप उनके गुस्से के लिए तैयार रहिएगा। 4 साल से उनके गुस्से के साथ जी रही हूँ। मैंने कहा, अब पहली बार अपने फैसले के साथ जीऊंगी। उसी दोपहर पिंकी के मैसेज आने लगे। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही है? इतना ओवर रिएक्ट मत कीजिए। रोहन कह रहा है आप ड्रामा कर रही है। समाज में हमें शर्मिंदा मत कीजिए। बस साइन कर दीजिए, सब आसान हो जाएगा। और आखिर में अगर हमें सचमुच प्यार करती है तो साबित कीजिए। यह नाटक बंद कीजिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हर शब्द मुझे रटा रटाया लगा, जैसे रोहन ने उसे सिखाया हो। शाम को नीलू का फोन आया। कविता जी, मैंने आज ही एक खरीदार से बात की है। वे 1 करोड़ 3 लाख कैश देने को तैयार है। अगर सब सही किया तो आप बिना कर्ज के सुरक्षित हो जाएंगी। सुरक्षित? यह सब सुनकर दिल कस गया, जैसे यह शब्द अब तक मेरा रहा ही नहीं हो। लेकिन तूफान अब भी खत्म नहीं हुआ था। 2 दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सोचा फिर से वकील होगा, पर इस बार रोहन खड़ा है। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में बेचैनी। माँ प्लीज, उसने शुरू किया, अरुण और अनन्या के बारे में सोचिए। अगर घर गया तो उन्हें स्कूल बदलना पड़ेगा, दोस्तों से दूर होना पड़ेगा। मैंने काट दिया। सोचो,
उन्हें क्या सीख मिली जब उन्होंने देखा कि तुम और पिंकी अपनी दादी को एटीएम की तरफ इस्तेमाल कर रहे हो? बच्चे जल्दी सीखते हैं। रोहन, वे तुमसे क्या सीख रहे हैं? वह हिचकिचाया, फिर बोला, आप मत बेचिए, बस थोड़ा वक्त दीजिए, हम बिल भरना शुरू करेंगे, वादा करता हूँ। वादे? मैंने ठंडे स्वर में कहा। ना मेरे डॉक्टर की दवा खरीदते हैं, ना मेरे ब्रुजेसेंस मिटाते हैं। और तुम्हारी पत्नी ने मुझे जिस दिन फर्श पर गिराया, उस दिन सब वादे टूट गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बिना एक शब्द बोले वह चला गया। उस रात मैंने वर्षों बाद पहली बार चैन की नींद ली, डर के बिना, क्योंकि फैसला हो चुका था। मेरा घर, मेरी गरिमा, मेरा भविष्य अब मेरे अपने थे। अगली सुबह नीलू कैमरा लेकर पहुंची। हम सुशांत लोग गए। मेरा दिल मरोड़ रहा, खर खा रहा था। वही घर जिसके लिए मैं सब कुर्बान किया, बाहर से खुशहाल दिखता, बच्चों की साइकिल, लॉन्ग इन पर नया पेंट, रंग बिरंगे गमले पर भीतर वह युद्ध भूमि था। नीलू ने हर कोना क्लिक किया। यह प्रॉपर्टी तो हाथों हाथ आएगी, उसने कहा। मैंने ऊपर की खिड़की में देखा। मुझे लगा जैसे पिंकी पर्दे के पीछे से झांक रही हो। शाम तक घर की लिस्टिंग लाइव हो गई। 7 दिन के अंदर ही नीलू ने फोन किया। कविता जी, 4 ऑफर आ गए हैं, 2 तो मांगी कीमत से ऊपर है। तूफान जोर पकड़ चुका था। पिंकी के फोन अब गुहार में बदल गए। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आप हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। माँ, हमारा घर मत छीनिए। और फिर गुस्सा, अगर आपने बेचा तो बच्चों से मिलने की उम्मीद मत कीजिए। मैंने हर वॉइस मेल सुना। आंखों से आंसू थे, लेकिन रीढ़ सीधी थी। वह समझती थी धमकियां मुझे तोड़ देगी। उसे नहीं पता था कि यही मुझे और मजबूत कर रही थी। 7वें दिन नीलू का फोन आया। उसकी आवाज में ठहराव था। कविता जी, सबसे ऊंचा ऑफर पक्का हो गया है। इस हफ्ते एग्रीमेंट साइन हो सकता है। उसके बाद आप आजाद होंगी। आजाद, दूसरा शब्द जिसे मैंने बरसों से भुला दिया था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। मेरे छोटे से घर की दीवारों पर पुराना प्लास्टर झड़ रहा था, गमले टूटे हुए थे। फिर भी बरसों बाद फोटो पर मुस्कान आई। पिंकी सोचती थी उसने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर धकेल दिया। उसे क्या पता था, उस धक्के से उसने मुझे मुक्त कर दिया। घर की लिस्टिंग लाइव होने के बाद का हफ्ता किसी आंधी के बीच खड़े होने जैसा था। चारों तरफ से हवाएं चल रही थी, आवाजें चीख रही थी, लेकिन मैं स्थिर खड़ी थी। मेरा फोन ईद भूमि बन गया। 20 मिस कॉल 40 में बदली, फिर 80 तक पहुंची। वॉइस मेल की वांट आ गए। पहले पिंकी रोई, माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप हमें बर्बाद कर देंगी। अरुण और अनन्या को समझ नहीं आएगा कि नानी ने उनका घर क्यों बेच दिया। फिर गुस्सा आया, आप स्वार्थी हैं, हमने इतना कुछ सहा और आप हमें समाज में शर्मिंदा करना चाहती है। और फिर धमकी, अगर आपने घर बेचा तो बच्चों से कभी मिलने की उम्मीद मत कीजिएगा, कभी नहीं। हर संदेश एक लहर की तरह मुझसे टकराया, लेकिन मुझे डुबोने की बजाय उसने मुझे मजबूत कर दिया, क्योंकि हर शब्द ने मुझे याद दिलाया कि मैं सही रास्ते पर हूँ। एक शाम रोहन आया, शॉर्ट सलवटों से भरी, चेहरा थका हुआ, दाढ़ी बढ़ी हुई, दरवाजे पर खड़ा था जैसे मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने आया हो। माँ प्लीज बस एक बार और सोच लीजिए, उसने कहा। हम आपको पैसे लौटा देंगे, धीरे धीरे शुरू करेंगे, कसम खाता हूँ। पिंकी तनाव में थी। उसने जानबूझकर नहीं किया। मैंने वाहें मोड़ ली। रोहन, मैंने पिंकी को सही गलत सिखाया था, उसने जानबूझकर किया है। तनाव, न हिंसा को माफ करना, न लालच को। उसकी नज़र झुक गई। पल भर को मुझे उस पर दया आई, लेकिन दया अब मेरे बस की चीज नहीं थी। मैंने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उस रात बिस्तर पर लेटी तो पहली बार मैंने विचार साफ सुनाई दिए। यह बदला नहीं है, यह मुझे बचाने का रास्ता है। 3 दिन बाद नीलू का फोन आया। कविता जी, एक गंभीर खरीदार मिला है, 1 करोड़ 20 लाख की ऑफर है, मांगे कीमत से ऊपर और वे जल्दी क्लोज करना चाहते हैं। मेरे हाथ कांपे, डर से नहीं, अंतिम निर्णय की ताकत से। लेकिन शायद पिंकी को भी आभास हो गया था। अगली सुबह वह बिना बताए मेरे घर आ पहुंची, चेहरा पीला, आंखें रोने से सूजी हुई। वह मेरी बेटी जैसी नहीं लग रही थी, वह परछाई थी। बिना पूछे बैठ गई और बोल पड़ी, माँ माफ कर दीजिए। मैं चुप रही, बस देखती रही। मैंने गलती की, उसने कहा। उस दिन धक्का देने का इरादा नहीं था, मैं बस घिरा और महसूस कर रही थी। प्लीज घर मत बेचिए, हमें एक मौका और दीजिए, हम धीरे धीरे ईएमआई उठाएंगे जैसे आपने कहा। वादा करते हूँ। वादा मेरे कानों में राख की तरह गिरा, हल्का खोखला। मैंने एक ही सवाल पूछा, क्या तुम सचमुच माफी मांगने आई हो? सच स्वीकार करने, ना कि बहाना बनाने। सन्नाटा छा गया, होठ कांपे, पर उसने कहा, माँ आप बढ़ा चढ़ा कर कह रही है, आप तो मुश्किल से गिरी, कोई चोट नहीं लगी। मैंने बाल हटाकर उसे अपने माथे का निशान दिखाया। चोट लगी थी। उसकी आंखें पल भर डगमगाई, फिर सख्त हो गई। आप ड्रामा कर रही है, इतना भी बुरा नहीं था। और वही था असली सच। ना पछतावा,
ना सच्ची माफ़ी, बस चालाकी। एक और रूप में मैं खड़ी हो गई। पिंकी, अब बस ना ईएमआई ना कुर्बानियाँ, घर बिकेगा। वह भी खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ काँप रही थी, पर शब्द चाकू की तरह थे। अगर आपको यह किया तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, और मैं बच्चों को भी आपसे नफ़रत करना सिखाऊंगी। यह शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे, पर मैंने उसे अपनी चोट नहीं दिखाई। दरवाज़ा खोला और कहा, जाओ पिंकी प्लीज़। वह पैर पटकते हुए बाहर गई। दरवाज़ा इतनी ज़ोर से पटका कि चौखट हिल गई। मैं दीवार से टिक गई। दिल धड़क रहा था। यह आखिरी इम्तिहान था और वह उसमें असफल रही। उस शाम नेहा का फ़ोन आया। कविता जी के खरीदार तैयार है, अगर आप साइन करें तो डील कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। मैंने धीरे से कहा, कर दो। और उसी पल पिंकी के घर से मेरा आखिरी रिश्ता भी टूट गया। लेकिन मुझे पता था तूफान अभी थमा नहीं है। पिंकी और रोहन इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वे कॉल करेंगे, गिफ्ट देंगे, धमकी देंगे। उन्हें यह नहीं पता कि अब अपराध बोझ का मुंह पर कोई असर नहीं। मैं अब आज़ाद हूँ और आज़ादी की कोई कीमत नहीं होती। कागजी काम लगभग पूरा हो चुका था। नीलू ने शुक्रवार को खरीदार के साथ साइनिंग तय कर दी थी। रविवार तक सुशांत लोग का वह घर मेरा नहीं रहेगा। बरसों बाद मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे जमीन ठोस हो गई है। लेकिन तूफान इतनी आसानी से नहीं थमता। बुधवार सुबह एक कुरियर आया। लिफाफे पर दिल्ली के एक बड़े लॉ फर्म का नाम छपा था। अंदर कानूनी नोटिस था। पिंकी और रोहन ने दावा किया था कि मैं मानसिक रूप से अस्थिर हूँ, अपने फैसले खुद नहीं कर सकती और घर को मेरी इजाज़त के बिना बेचना गलत होगा। डाइनिंग टेबल पर बैठी मैं उन शब्दों को पढ़ रही थी जो किसी भी धमकी से ज़्यादा गहरे लगे। मेरी अपनी बेटी मुझे पागल साबित करके मेरा घर छीनना चाहते थे। मैंने तुरंत नेहा को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ शांत और मजबूत थी। यह डराने की चाल है कविता जी, कानून में इनकी कोई औकात नहीं। घर आपके नाम है, बस समय खींचना चाहते हैं। फिर ही मेरे हाथ काँप रहे थे। मुझे पता था पिंकी और रोहन की यही उम्मीद थी कि मैं थक जाऊं, डर जाऊं, हार हार मान लूं। शाम होते ही पिंकी मेरे घर आ गई। उसकी आंखें लाल थी, आवाज़ तनी हुई। आप ऐसा कैसे कर सकती है? उसने कहा, पीठ पीछे घर बेच दिया, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने उसकी ओर देखा। वही लड़की जिसे कभी मैं साइकिल पर स्कूल छोड़कर आती थी। लोग यही कहेंगे कि मैंने आखिरकार मूर्खता छोड़ दी। उसका चेहरा लाल हो गया। आप बीमार हैं, आपको मदद की ज़रूरत है, इसीलिए हम वकील के पास गए। आप सही सोच भी नहीं पा रही है। मैं उसके करीब गई। पिंकी, वर्षों में पहली बार मैं साफ सोच रही हूँ, और पहली बार मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप पछताएंगे, आप अकेली मरेंगी और अपने पोते पोतियों को कभी नहीं देख पाएंगी। यह शब्द चाकू की तरह चुभे, लेकिन मैंने पलक तक नहीं झपकाई। झूठ के बीच घिर कर रहने से बेहतर है सच में अकेली रहना। वह दरवाज़ा पटक कर चली गई। अगले दिन नेहा मेरे साथ रजिस्ट्री ऑफिस गई। खरीदारों ने मुस्कुराते हुए दरवाजे पर साइन किया। मैंने भी कलम उठाई और आखिरी पन्ने पर अपना नाम लिख दिया, और उसी पल वह घर मेरा नहीं रहा। मैंने सोचा था कि दुख का स्लैब उमड़ पड़ेगा, लेकिन जो आया वह हल्कापन था, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। मेरी सांसें गहरी हुई, मैं मुक्त थी। रात को रोहन का मैसेज आया, यह खत्म नहीं हुआ था, आपको पछताना पड़ेगा। मैंने फ़ोन रख दिया बिना जवाब दिए। सूरज सुबह उगा तो मैं खिड़की पर बैठी थी, हाथ में चाय, बाहर चिड़ियों और शहर की हलचल। और मैंने खुद से फुसफुसाकर कहा, नहीं रोहन, यह ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैंने इसे ख़त्म कर दिया। बरसों तक मैंने समझा कि प्यार का मतलब है बिना शर्त देना। मैंने सोचा माँ होने का मतलब है अंतहीन बलिदान। लेकिन अब मुझे सच समझ आया है, सम्मान के बिना प्यार प्यार नहीं, गुलामी है। और मैं अब कभी गुलाम नहीं बनूंगी। अगर आप मेरी तरह मानते हैं कि सीमाएं ज़रूरी है तो कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया